बोल्ड डिजिटल में खुशामदीद। आप देख रहे हैं गहरी बात और मैं हूं सलमान अली। व्यूअर्स, जब हम तारीख़ की बात करते हैं तो तारीख़ के बारे में हर शख्स का पर्सपेक्टिव, नुक्ता नज़र, उसको देखने, उसको समझने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन असल चीज़ ये है कि तारीख़ है क्या, किसको हम तारीख़ कहते हैं। और इस हवाले से आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ हिस्टोरियन सलमान रशीद साहब, जिन्होंने हमें ज़ूम पर ज्वाइन किया है। और सलमान साहब से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके नज़दीक बीइंग हिस्टोरियन असल में तारीख़ है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको किस्से कहानी समझते हैं, कुछ लोग उसको आसार कदीमा की बात समझते हैं, कुछ लोग उसको मुबालगा आराई से काम लेते हुए बहुत सारी ऊट पटांग किस्म की चीज़ें जो हैं वो तारीख़ में घुसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सलमान साहब से आज हम जानेंगे कि तारीख़ असल में है क्या। वेलकम टू द शो सलमान साहब। शुक्रिया आपका जी। सलमान साहब, मेरा सवाल आपसे यही है, पहला सवाल यही है कि बीइंग तारीख़दान, हिस्टोरियन, आप तारीख़ को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि तारीख़ असल में है क्या? तारीख वो है जो भी कुछ हमारे माजी में हो चुका हमारे साथ या दुनिया के साथ, और उसको अ, किसी एक ने रिकॉर्ड कर लिया या ज्यादा ने रिकॉर्ड कर लिया। वो खा शायरी के अंदर है, जैसे शाह लतीफ़ हैं सिंध के। हम तो उन्हें सूफी सूफी करते रहते हैं ना। वो तारीख दान थे हम्म। असल में, जोग्राफिया दान थे। या बाबा बुल्ले शाह ने जो बातें की हैं, वो तारीख का हिस्सा हैं। अ, या अगर आप उससे भी पीछे चले जाएं, तो जो भी कुछ जो लोग देखते हुए हो रहे थे, खा वो दरबारी थे या वो आम कोई आदमी था जो कुछ लिख रहा था, अगर वो प्रिजर्व हो गया। जैसे यूरोप में बहुत सारी लोगों के खतूत प्रिजर्व हुए हुए हैं, वो आम लोगों ने एक दूसरे को लिखा, तो उससे पता चलता है कि तारीख है। तो तारीख ये है जो कि कुछ हो चुका और रिकॉर्ड हो गया। सलमान साहब, हमारे यहाँ तो यही समझा जाता है, कुछ किस्से हैं, कुछ कहानियाँ हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं, और बहुत सारी हद से ज़्यादा उसके अंदर मुबालगा आराई होती है, उसको तारीख़ कहा जाता है। कुछ लोग अपने ख़ानदानों, कुछ लोग अपनी अक़वाम, कुछ लोग अपने ख़ित्तों के हिसाब से जो सुनी सुनाई, घड़ी घड़ाई, मनगढ़ंत बातें होती हैं, उन्हें तारीख़ का एक दर्जा दे देते हैं। और उसको मेरा ख़्याल है कि आप बहुत अच्छा पोस्टमार्टम करते रहते हैं अपने यूट्यूब के ऊपर भी, और अपनी जहाँ और जब आपको मौका मिलता है। मैं स्पेसिफ़िकली आपसे बात करना चाह रहा था, पाकिस्तान का जो ये ख़ित्ता है, ये जो एक जियोग्राफिकल इकाई है जिसके अंदर 5 दरिया हैं या 5 से ज़्यादा दरिया हैं, पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा है, कश्मीर की पहाड़ियाँ हैं, बलूचिस्तान का सहरा है, बलूचिस्तान के डिफरेंट इलाके हैं, मकरान है, और सिंधु नदी की जो घाटी है या वादी है, और उसके बाद उसका डेल्टा है। तो ये जो ख़ित्ता है, इसमें बहुत सारे लोग इसको इंडस वैली से शुरू करते हैं या फिर उससे पीछे चले जाते हैं, मेहरगढ़ के ज़माने में चले जाते हैं। अगर हम चलें बहुत ज़्यादा पीछे ना जाएं, क्योंकि आजकल आप भी अपने यूट्यूब पर अलेक्जेंडर की बात कर रहे थे, तो अलेक्जेंडर से लेके उसके बाद तक के जो 1200-1300 साल हैं, उसकी हिस्ट्री मुझे लगता है कि बाज़ औक़ात थोड़ी सी डार्क हो जाती है। डार्क इन द सेंस के उसके बारे में लोगों के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि अलेक्जेंडर जब इस खित्ते से गया, तो इसकी यहाँ पर जो आप कह लें कि सियासी सूरत हाल थी, वो क्या थी, मुआशी सूरत हाल क्या थी, और माशरती या मजहबी सूरत हाल क्या थी? जब अलेक्जेंडर आया है ना, तो आने से बात शुरू करते हैं जी। कि जब वो आया, और वो मसलन टैक्सला में जब वो था। क्योंकि देखिए, पीछे तो वो लड़ता हुआ ही आया। हम्म। खैबर पख्तूनख्वा में वो रुका कहीं नहीं। जैसे ये दीर के पास उसकी लड़ाइयाँ हुई, और फिर स्वात में चला गया, वहां से नीचे उतरा तो टैक्सला में जब आया, अ, तो यहाँ वो पहली बार कोई 2 ढाई हफ्ते के लिए रुका। तो उसके साथ के जो लोग थे, उन्होंने लिखा कि बहुत कुछ यहाँ के बारे में। हम्म। मसलन नियार्कस ने बड़ा एक्सप्लिसिट बातें की, कि एक तो ये कि जी, ये लोग झूठ नहीं बोलते, दगा नहीं करते। इनके यहाँ जब किसी ने कारोबार करना होता है, तो वो बगैर लिखत पढ़त के करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर करते हैं, और फ्रॉड के केस कोई नहीं है इनके कोर्ट्स के अंदर। और फिर उसने ये भी लिखा कि यहाँ 3 मजहबों के लोग रहते हैं। वो हम्म। लोग जो अपने मुर्दे बाहर जंगल में जानवरों को डाल देते हैं, यानी जरतुश्ती। हम्म।
और वो लोग जो कि बुद्धा के फॉलोअर्स हैं, और वो तीसरे जो ब्राह्मण हैं। तो सलमान साहब उस वक्त यहाँ पे डोमिनेंट रिलीजन मतलब पॉलिटिकली डोमिनेंट रिलीजन कौन सा था? क्योंकि यहाँ पे तो हमेशा से यही बात मतलब आम इंडिया पाकिस्तान में बात करें तो लोग यही समझते हैं कि इस्लाम से पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज़्म या हिंदू धर्म ही मौजूद था। तो अलेक्जेंडर के वक्त कौन सा रिलीजन जो है वो पॉलिटिकली डोमिनेट कर रहा था, या बहुत सारे रिलीजन कर रहे थे? मेरा ख्याल है उस वक्त कोई प्रिडोमिनेंट मजहब नहीं था, हम्म। तीनों मजहब थे। और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है ना, कि हम्म। हैं वो मुसलमान नहीं है, हिंदू है। हम्म। मतलब अलेक्जेंडर के बारे में जब लोग उसे मुसलमान समझते हैं, अगर मैं कहूँ ना कि भाई वो मुसलमान नहीं है, तो हैरान होकर कहते हैं वो हिंदू सी। हम्म। यहाँ दो ही मजहबों को समझा जाता है। हम क्योंकि हम पढ़ते लिखते नहीं है ना, हमें कुछ पता नहीं है, तो उस अलेक्जेंडर के जमाने में कोई प्रिडोमिनेंट एज सच नहीं था। हम्म। तीनों मजहब साथ के साथ चल रहे थे, और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था। हम्म। और जब अलेक्जेंडर गया है, तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जमाना आया। हम्म। उसमें तो मतलब उस बंदे ने बड़ा, मतलब उसकी सल्तनत बड़ी जबरदस्त थी, उसमें बड़ा अमन था, उसमें हिंदुइज्म था। लेकिन जैसे उसका पोता जब आया ताकत में, अशोक, तो फिर बुद्धिस्ट जो था वो सरकारी मजहब हो गया, क्योंकि वो बुद्धिस्ट हो गया था। और लेकिन अशोक और उसका जो वज़ीर था, जिसका मेरा ख्याल है कि आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, कि हम लोग उनको एकदम अपनी हिस्ट्री से निकाल देते हैं, अशोक को या चंद्रगुप्त को या चाणक्य को हम लोग एकदम एक और स्पेस में, एक और डायमेंशन में भेज देते हैं। हम लोग कभी उसको प्राइड नहीं लेते कि भाई वो इस धरती का बेटा था, इस धरती से पैदा हुआ था, यहाँ पर टेक्सला में वो लोग रहते थे, जिंदा थे, जीते जागते, यहाँ पे अपनी वो लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करते थे। हम उसको निकाल क्यों देते हैं एकदम अशोक को, महाराजा महाराजा अशोक को या चाणक्य को, और उसकी जो बुक्स हैं, उसकी जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, उसके बजाय द प्रिंस को सामने रख लेते हैं और चाणक्य को एकदम जो है वो हम लोग फारिग कर देते हैं। वाई? वो हमारी आइडियोलॉजी का मसला है ना। हिंदू मजहब हमारा दुश्मन मजहब है ना, इंडिया हमारा दुश्मन देश है। तो चाणक्य जो था वो हिंदू था। पता नहीं हिंदू था भी कि बुद्धिस्ट था, वो हम्म। मुझे नहीं याद। लेकिन वो चूंकि गैर मुसलमान था, तो वो था। अब प्रिंस का मुकाबला इसके साथ करना, देखिए, ये पढ़े लिखे लोगों को मैं कहता हूँ कि भाई, चाणक्य एक महाराजा का एडवाइजर था, चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसकी हम्म। सल्तनत हेरात से लेके बंगाल तक फैली हम्म। हुई थी। मैकियावेली एक छोटी सी प्रिंसिपैलिटी के सरदार का अ, वो था। उसने एक द प्रिंस लिख दी, तो वो हमें, वो चूंकि यूरोपियन जबान में है, तो वो भी हमारे लिए बड़ी अब हो गई। अर्थशास्त्र हमारे लिए कुछ नहीं है। वो वो हमारा जो प्रेजुडिस है ना, जो हमारे अंदर का मजहब है, वो प्रेजुडिस पैदा करता है अ, उन लोगों से जो पहले हमारे भाई बंद थे। हमें मानना पड़ेगा कि हम सारे यहीं पे कन्वर्ट हुए हुए बल्कि हैं। हो सकता है हमारे आबाओ अजदाद हों, भाई हाँ, बंद तो और क्या। नहीं। सही। टैक्सिला के अंदर म्यूजियम में एक मूर्ति है, उसकी एग्जैक्ट शक्ल मेरे जैसी और मेरे बाप जैसी है। मुझे पता है कि हम उसकी औलाद में से हैं। ये तो बड़ी डिस्कवरी हुई। अच्छा चलें, चाणक्य के दौर से अशोका के दौर से आगे चलते हैं। हम बात इसी खित्ते जो पंजाब है, साथ खैबर पख्तूनख्वा है, या बलूचिस्तान या सिंध के जो फ्लो है इंडस रिवर का, इसके ऊपर फोकस करते हैं कि यहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, क्योंकि अशोका का दौर तो नो डाउट एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट मौजूद थी या सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट मौजूद थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? अशोक के बाद तो देखिए, मौर्य सल्तनत जब टूटी, तो वो जो इंडो ग्रीक्स थे, हम्म। जो कि सलूकस निकेटर की औलादें थीं, अलेक्जेंडर का जर्नैल था उसकी औलादें थीं। उन्होंने आके खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पे इतना नहीं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कुछ सिंध के हिस्सों पे कब्जा कर लिया। और फिर 100 साल वो उनका कब्जा रहा, तो उसमें वो आके यहाँ कन्वर्ट भी हो गए। क्योंकि अच्छा। हमें पता चलता है कि उनमें से कुछ ने, वो 180 कबल मसीह में यहाँ पे आए थे, और हमें पता चलता है कि उनमें से कुछ ने
ये क्या कहते हैं, बुद्धिस्ट स्टूपास बनाने में मदद की, उनका नाम भी हमें मिलता है। स्टूपास पे हमें यूनानी असरात भी मिलते हैं, बड़ा फेमस है डबल हेडेड ईगल वाला स्टूपा जो है। हाँ, तो लेकिन वो पारसी दौर का है, यानी ईसवी 44 कॉमन मतलब एरा का। असरात तो नज़र आ रहे हैं ग्रीक, लेकिन आपने बड़ा ज़बरदस्त जिक्र किया कि अलेक्जेंडर, उनके जनरल्स और उनकी औलादें, यहाँ पे वो अलेक्जेंडर की औलादों वाला बड़ा एक मिथ जो है वो पाई जाती है। ये जो ग्रीक लोग थे, ये हिस्ट्री हमें क्या बताती है, कितनी तादाद में थे, जिस तरह से आपने कहा कि कन्वर्ट हो गए, और वो अगर यहाँ पे मौजूद थे तो फिर वो कहाँ गए, उनका वो मकामी आबादी के अंदर पूरी तरह मिक्स हो गए, एक नई नस्ल बन गई, उनका क्या बना? अलेक्जेंडर के साथ जो थे ना जी, वो तो सारे वापस चले गए। वो कुछ गैरिजन्स छोड़ के गया, जैसे ये अपने आपका भला हो जाए, टैक्सला में गैरिजन छोड़ा। लेकिन जब अलेक्जेंडर के मरने की खबर आई तो वो सब यहाँ से भाग लगा गए। अब उनमें से कोई नहीं रहा। लेकिन जो बाद में इंडो ग्रीक्स आए ना 180 बीसी के बाद, वो लोग काफी अरसा यहाँ पे रहे। 180 BC मतलब 200 साल गुजर चुके हैं हज़रत ईसा को आए हुए तकरीबन। तो उस नहीं, उनके आने अभी में से अभी। आने में, सॉरी, आने हाँ, में भी हैं। तो उस ज़माने में कि यहाँ की जो हम जो आम लोगों को अक्सर भूल जाते हैं कि स्टूपाज हमें नज़र आते हैं, महल्लात हमें नज़र आते हैं, खंडरात हमें नज़र आते हैं, और हमारे ख़त्े की तो हमेशा तारीख़ रही है, अगर हम इंडस वैली की तरफ भी देखें, कि जो आम लोग हैं उनके ऊपर बड़ा एक फोकस नज़र आता है। सोसाइटी के अंदर हमें इक्वेशन नज़र आती है, सोसाइटी के अंदर हमें किसी हद तक इक्वालिटी नज़र आती है कि बड़े बड़े महल्लात नहीं हैं, बड़े बड़े टेम्पल्स नहीं हैं। जो इंडस वैली के अंदर भी जो आम लोगों की रिहाइश गाहें थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो इस दौर में जो कि 180 BC का है, और उसके बाद से लेकर कुछ 100 साल तक जो आम लोग थे यहाँ पर, वो क्या करते थे? काश्तकारी थी, तिजारत थी, जो सिंधु दरिया है इसकी नदियों के ज़रिए ट्रेडिंग होती थी, क्या होता था यहाँ पर? देखिए बहुत कुछ होता था। हम्म। पंजाब को वाहीक कहते थे, हमारे दोस्त मुश्ताक सूफी हैं, ये बड़े कौन सी पंजाब। ज़ुबान है, वाहिक का लफ्ज़? वाहीक, वाही पंजाबी अच्छा, में वाही, वाही ओके करने, ओके ओके ओके, गॉट इट। हल हल चलाने जी, वालों का वाही से। देश। जी। हाँ, ये वाहीक था। हम्म। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि हमें ये इंडो ग्रीक सिर्फ 100 साल रहे थे, क्योंकि 80 हम्म। कबल मसीह के लगभग जो है ना वो सिथियन कबीले आना शुरू हो गए थे। हम्म। और यानी उसी दौर में पहली सदी ईसवी के अंदर, और थोड़ा सा और आप 80 साल नीचे आ जाएं, तो एक बंदा किताब एक लिख रहा है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, सर्कम नेविगेशन ऑफ द ईस्टर्न ओशन। हम्म। उसमें वो कहता है कि बारबैरिकन से आराकोसिया एक सड़क जाती है, हम्म। भंबोर से कंधार एक सड़क का वो बता रहा है। और वो कह रहा है कि इसके ऊपर इतना ट्रेड हो रहा है, और मतलब भंबोर की बंदरगाह के ऊपर बहरी जहाजों की कतारें लगी हुई हम्म। हैं, बर्थिंग के लिए बाहर इंतजार एंकर पे हैं कि अब हमारी बारी आएगी तो हम अनलोड करेंगे। यानी इसका और मतलब है ये एक रिच लैंड था, अमीर खित्ता था। अरे ऐसा वैसा, हम्म। आपकी अकल तंग रह जाती है पढ़ें जब आप, जब अंग्रेज 1800, अब मैं एकदम छलांग मार के जी। आगे आ गया हूँ, 1820 में जो अंग्रेजों ने यहाँ पे, मसलन मैं सिंधु की बात ही करता हूँ, डेल्टा की, हम्म। वो बता रहा है कि जनाब यहाँ तो 36 किस्म के चावल उगते हैं, हम्म। यहाँ की एक्सपोर्ट इतनी है और इंपोर्ट्स इनकी। भंबोर के जो वापस अगर मैं आपको ले जाऊं 1000 2000 साल पीछे, तो वो कहता है कि भंबोर में इंपोर्ट्स जो हैं उसमें बड़ा फाइन मैन्युफैक्चर्ड ग्लास इटली से आ रहा है, रो ऐसा वैसा नहीं था। रोम से उस दौर में। हाँ जी। और ये जो ट्रेडर्स थे वो जाहिर है आम लोग थे, हम्म। वो ट्रेड करते थे। और वो कहता है कि यहाँ से जब भंबोर से सामान निकलता है तो ये मिलनगर जो एक कैपिटल है, वो मेरा ख्याल है हैदराबाद बनता है, उसको आज तक हम्म। कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सका, मेरी उसमें ये है कि वो हैदराबाद था। हम्म। वो कहता है मिलनगर पारसियों का, अब पार्थियंस का जमाना, शकों का 80 साल का दौर रहा, उसके बाद पारथी आ गए। तो वो कहता है कि ये पार्थियंस का कैपिटल शहर है, और ये आपस में लड़ते रहते हैं, सरदारियां इन्होंने बनाई हुई हैं छोटी छोटी, और ये हर एक एक दूसरे से लड़ता रहता है, लेकिन ट्रेड वो कह रहा है चल रही है।
अच्छा, यहाँ पे तो दो दो चीज़ें, दो सवाल मेरे जहन में आपकी बात से ही आए हैं। दो मैं चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा कि तारीख़ हमें क्या बताती है जो हम हिंदुस्तानी इंडियन माशरे के ऊपर एक क्लास सिस्टम की बात करते हैं, ये क्लास सिस्टम पेशे के लिहाज से मैं बात करूँ, मजहबी तकसीम के लिहाज से नहीं, क्या ये क्लास सिस्टम उस वक्त मौजूद मौजूद था? और जो इस डेल्टा के अंदर और इससे ऊपर ज़ुबान है, दो सवाल हैं लेकिन क्योंकि मेरे जहन में बिल्कुल डिफरेंट सवाल हैं, लेकिन मैंने कहा कर लूँ ताकि आप इसको फिर इजीली जवाब भी दे सकें कि ज़ुबान की एवोल्यूशन क्या थी, ज़ुबान क्या थी इस इलाके के अंदर जो बोली जाती थी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अगर हम बात करें तो। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो ये कि क्लास हम्म। सिस्टम, ये क्लास सिस्टम ज़रा ना, कोई आज से कोई 1200-1500 साल पहले इजाद हुआ, मेरी उसके हम्म। मुताबिक। उससे पहले ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि देखें, जैसे जब सिथियंस आए हम्म। सेंट्रल एशिया से 70-80 कबल मसीह के अंदर, तो वो कोई नंगे पैर, सिर, नंगे हम्म। कपड़ों के बगैर तो नहीं ना आए थे। हम्म। उनके पास भी मोची थे, उनको बर्तनों की जरूरत भी पड़ती थी, लोहार भी थे, तो उन्हीं में से थे ना। हम्म। वो कोई आसमान से तो नहीं गिरे थे, या किसी गटर में से तो निकल के नहीं आए थे ना और उनके ये तो लोहार। रूल था कि मतलब जो बाप का प्रोफेशन है आमतौर पर वही बेटे का प्रोफेशन होगा, तो वो एक हाँ, बरादरी कम्युनिटी बन जाती होगी। लेकिन जो हम मतलब इंडिया पाकिस्तान को क्लास सिस्टम का बहुत ज़्यादा ताना दिया जाता है ना, तो मैं इस सेंस में आपसे क्लैरिफाई या अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाह रहा था कि वो क्लास सिस्टम था वो मौजूदा जो कि हिंदुज़म वाला क्लास सिस्टम है उससे फ़र्क था, ये क्लास सिस्टम शायद पेशे पर बेस करता था। ना, अभी था ही नहीं, अभी बना ही नहीं था जी। ओके। ये 1000-1200 साल पहले बना है हम्म। क्लास सिस्टम। ये जो पेशे वाला है, हम्म। क्या कुम्हार है, अब हम्म। मोची है, हम्म। तेली है, ये सारे हम में से ही थे, हम उन्हीं में से थे। बिल्कुल। तो कोई नहीं अच्छा, था पहले। अब अगर जुबान की बात कर लें, जुबान उस जमाने में। हाँ, जबान जैसे अभी फर्क है ना, हम्म। सिंधी, सराइकी, पंजाबी, तीन जबानें हैं जो आपस में इतनी क्लोजली रिलेटेड हैं कि वो सराइकी, सिंधी और पंजाबी के बीच एक पुल बनती है। हम्म। अगर आप ज़रा से भी आपका जहन काम करता है, तो आप जब सिंध में घूम रहे होते हैं और आपसे कोई सिंधी में बात करे, आपकी मादरी ज़ुबान ना भी हो सिंधी, आप 2-4 दिन में समझना शुरू हो जाते हैं सिंधी। हम्म। तो तब भी इसी तरह था, जाहिर है। जैसे अगर आप चौसर की किताब को उसकी लिखी हुई अंग्रेजी में पढ़ें तो आपको नहीं समझ आएगी। हम्म। उसी तरह ये फर्क तब भी था, मतलब 2000 साल पहले जुबान जरा फर्क थी। वो इवॉल्व होते होते अब इस हालत में आई हैं, जुबानें इवॉल्व होती हैं। सही 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 हो गया। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं कि उस ज़माने में हमने क्लास सिस्टम की बात कर ली, लैंग्वेज की बात कर ली, लोगों के पेशे की बात कर ली। उसके बाद जो दौर शुरू होता है, अगर हम कबले मसीह को क्रॉस कर लें, वो ज़रा बताइएगा। वो पारसियों के बाद, पारसियन जो है ना, मतलब है, आप समझ लें 20 और 18-19 ईस्वी के हम्म। अंदर, और उनका कोई 100, 150, 150 साल का फर्क रहा। उसके बाद एक सिलसिला ही चल पड़ा लोगों का, कुषाण आए, अब फिर भला हो जाए। अब और कुषाण भी हालांकि आए सेंट्रल एशिया से थे, हम्म। यहाँ पे सिंधु की घाटी में पहुंचते ही वो लोग बुद्धिस्ट होना शुरू हो गए। हम्म। या जैसे कनिष्क जो था, वो बड़ा पक्का बुद्धिस्ट था, हम्म। और उसने बड़े मॉनेस्ट्रीज और स्टूपास बनवाए अपने दौर में। और उसके बाद जो था ना जी, वो सासानियों का दौर आ गया। इरेनियंस। ईरान के जो सासानियन थे, जी। आतिश परस्त लोग, अच्छा, वो यहाँ पे दो। सलमान साहब मैं थोड़ा सा रोकूंगा। हमने हम्म, पहले बात कर ली, पार्थियंस की बात कर ली, और उसकी ये जो आने का सिलसिला है लोगों का बाहर से साउथ एशिया के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ये थोड़ा सा लोगों को बताइएगा कि लोग हैरान होते हैं या बेध्यानी में या लाइलमी में जिक्र कर देते हैं, जानते नहीं कि यहाँ पर लोग आते क्यों थे, वाई। यहाँ के लोग बिल्कुल ही पैसिव थे, लड़ना झगड़ना नहीं जानते थे, या ये ख़ित्ता बहुत रिच था, इसकी जो रिचनेस थी वो लोगों को बाहर से खींचती थी। रीज़न क्या था कि इंडिया जो है या इंडस नदी के जो का इलाका है, ये लोगों को, बाहर से आने वालों को अपनी तरफ खींचता क्यों था?
देखिए पहले ये विलियम टान एक हिस्टोरियन गुजरा है, अलेक्जेंडर के ऊपर और इंडो ग्रीक्स के ऊपर उसका बहुत सारा काम है। वो उसका ख्याल है कि पीरियोडिक ड्राउट्स आते थे सेंट्रल एशिया में, तो ईस्ट साउथवर्ड या वेस्टवर्ड माइग्रेशन होती थी वहाँ के कबीलों की। याद रहे कि सेंट्रल एशिया के कबीले घरों में नहीं रहते थे। ये तो नोमैडिक सारे ट्राइब्स। नोमैडिक थे। वो बैलगाड़ियों में उनका सारा कुछ होता था, बीवी बच्चे भी उसी में, और वो चलते फिरते रहते थे। हम्म। उसके बाद ये जो सिथियंस का आना हुआ ना, ये हम्म। तो एक मजीद एक दूसरा ताकतवर कबीला था जिसने वेस्टवर्ड माइग्रेशन शुरू की, और वो भी ड्राउट की वजह से ही। हम्म। तो उनकी वजह से ये धकेल के यहाँ पे नीचे आ गए। हर एक को ये तो पहले से ही पता था हम्म। कि इंडिया या सिंधु घाटी और गंगा की घाटी, हम्म। ये दो बहुत ही अमीर मुल्क हैं। यहाँ पे हम्म। रोटी किसी को कम नहीं पड़ती, भूखा कभी कोई नहीं हम्म। सोता। तो तो वो फिर इस तरफ को आते थे। वो अफगान कहते हैं ना कि हमें किसी ने नहीं फतह किया, ओ भाई वहां से तुम्हें रौंदते हुए वो इधर को आ जाते थे। उधर किसी ने क्या पत्थर जाना खाने थे? जाना क्यों था सबसे बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ऐसी बात है। अच्छा जी, यहाँ। अब आ गया सासानी दौर आ गया सर। हाँ, तो वो कुछ अमन का दौर था अच्छा, उसमें सासानी। डायरेक्ट किस तरह से कंट्रोल किया जाता था इस खत्ते को? गवर्नर्स होते थे, उनके कोई लश्कर था, फौज थी, क्या था? अहम शहर कौन से थे इस इलाके के शहर वो जहाँ पे बहुत हमें सासानी असरात पता चलता हो या सासानियों की तारीख में उसका जिक्र मिलता हो? हमें नहीं कॉइन्स मिलते हैं ओके। सासानियों के। जैसे स्वात में उडेग्राम के जो हम्म। खंडरात हैं, वहाँ पे आपको सासानी रिमेन्स मिलते हैं। भंबोर में भी मिलते हैं। और जगहों पे, एक दो जगहों पे भी मिलते हैं। अभी ऑफ हैंड मेरे जहन में नहीं है। पेशावर में मिलते हैं आपको। पेशावर एक बहुत बड़ा शहर था। मुल्तान एक बहुत बड़ा हम्म। शहर था। लाहौर जरा गांव टाइप ही था, इतना बड़ा नहीं था। तो गवर्नेंस गवर्नेंस का सिलसिला वही था कि वो उन्होंने शहरों में मेयर टाइप लोग रखे होते थे और गवर्नर्स होते थे। और लोग यहाँ पे न कोई किसी को कोई परेशानी या बॉदर नहीं था कि जी कौन आ गया कौन चला गया। हर कोई सिर सुट के, जिसे हम कहते हैं ना, वो अपने काम में लगा हुआ था। यानी हमारी जो लोकल पॉपुलेशन थी, जो नेटिव पीपल थे, उनको बाहर से आने वालों से प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए कि बाहर से आने वाले आके उनमें मिक्स हो जाते थे? या बाहर से आने वाले कोई जो एक कॉन्सेप्ट होता है फातेह का और मफतू का, यानी कि लोकल पॉपुलेशन पे कोई मजालिम वगैरह करना, कोई ऐसा सिलसिला नहीं था? वो वो हुआ जब ये मुसलमान तुर्क आना शुरू हुए, तब वो जुल्म शुरू हुए। उससे पहले वो वाला दौर अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक हाँ, मेरे जहन में सवाल आया, बुद्ध इरा का दौर या बुद्ध इरा जो है, क्योंकि आप स्वात में चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में चले जाएं, यहाँ इस्लामाबाद के आसपास देख लें कि जो बुद्धिस्ट दौर है या बुद्धिस्ट स्टूपा जो है, या उनकी जो मजहबी इमारत हैं, टेक्सला को आप देख लें, वो हमें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो जो बुद्धिज़्म का प्रमोशन है, वो कहा जाता है कि ये जो पाकिस्तान का ख़ित्ता है, यहाँ से ही बुद्धिज़्म अपनी मौजूदा फॉर्म के अंदर जो है वो दुनिया में फैला है। तो वो जो बुद्धिज़्म का दौर था, बुद्धिस्ट लोग यहाँ के रहने वाले, ज़ाहिर है कि हमारे ही आबाओ अजदाद थे, वो कौन थे? क्या उनका रहन सहन था? क्या उनकी ज़ुबानें थीं? क्या उनका कल्चर था? और इस खत्े ने किस तरह से बुद्धिज़्म को प्रमोट किया? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं अभी कुछ अर्सा पहले मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। टेक्सला म्यूज़ियम में एक डेलीगेशन आया हुआ था बुद्ध भक्षुओं का, वियतनाम से, कोरिया से, जो हमारे हम्म, साउथ ईस्ट एशिया के लोग हैं। तो वो टूथ रेलिक जो है वो उनके लिए, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। तो जब इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बुद्धिज़्म की आप बाकियात, शायद मुनासिब लफ्ज़ नहीं है लेकिन मेरे ज़हन में यही लफ्ज़ आ रहा है, जब आपको रेलिक्स चले मिलते हैं, तो हम आजकल बिल्कुल उस टाइम से, उस एरा से कट ऑफ हैं। देखिए बुद्धा यहाँ तो आए नहीं। हम्म। जो पाकिस्तान है ना, जी जी। उसमें बुद्धा का आना नहीं हुआ। ये हम्म। रेलिक्स पता नहीं असली असली नहीं लेकिन है। वो लोग उसको मानते हैं बहुत ज़्यादा, हाँ, उसको हाँ, इम्पोर्टेंस भी देते हैं।
हाँ हाँ, वो मानते हैं। हाँ मतलब जो क्योंकि बुद्ध इरा से बहुत ज़्यादा हम लोग रिलेट रहे हैं, बुद्धिज़्म यहाँ से लोग बुद्धिज़्म पढ़ने हाँ के लिए लोग आते थे, तो वो हाँ ऐसा लगता है कि हमने उस पार्ट को हिस्ट्री से बिल्कुल निकाल कर अलग कर दिया कि कम से कम वो हिंदू नहीं थे, हिंदुओं से हमारी रिलेशनशिप और तरह की है। बुद्धिज़्म तो इसी खित्ते से दुनिया में फैला है, प्रमोशन हाँ उसकी जो आप कह सकते हैं। हाँ, वो बिल्कुल फैला है। और यहाँ पे मतलब मेजॉरिटी बुद्धिस्ट लोगों की थी। आम जो रियाया थी हम्म। वो बुद्धिस्ट थे। बादशाह खा हिंदू ही होते थे। जैसे सिंध में हम्म। राजा चच के दौर में वो ब्राह्मण था, लेकिन रियाया जो थी वो सारी की सारी बुद्धिस्ट थी। अ, ये बुद्धिज़्म और की वजह से भी कुछ हमारे लोग यहाँ के पैसिव थे कि बुद्धिज़्म शायद लड़ने मरने की इतनी ज़्यादा तालीम नहीं देता, और वो बाहर से आने वालों को वेलकम कर लेते थे। एक तो ये भी बात है कि वो बुद्धिज्म की वजह से पीसेबल लोग थे। हम दूसरा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो मैदानी इलाके हैं और सिंध के भी, ये रजे हुए लोगों के धरती थी। पेट भरे ये हुए थे सबके। हाँ, मतलब इनको वो कहते थे यार ठीक है, आ गया जी आया नू, तुसी हम्म। भी खाओ। हम्म। वो एटीट्यूड हमारे लोगों के इस किस्म के थे। वो अब तक वैसे ही हैं। बिल्कुल। भले करे आया, हर हम्म। कले राशा, जी जी आया नू। आया नो। बिल्कुल। तो वो को ना, ये नहीं था कि हैं ये कोई आ गया। लेकिन हम्म। उसके बरक्स अगर आप वजीरिस्तान में मसलन आप देखें, हम्म। तो वो एक सस्पिशन थी हमेशा। जमीन हम्म। थोड़ी थी हम्म। जो काबिल काश थी। पहाड़, पहाड़ है ना यानी दोनों ये वाला वजीरिस्तान। एटीट्यूड जो है वो रिसोर्सेज पे डेवलप डिपेंड करता है कि अगर जब आपके पास अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हों, फसलें हों, जरखेज़ ज़मीनें हों, तो आपको कोई परवाह नहीं, आपका पेट भरा हुआ है। लेकिन जब बिल्कुल। बाहर से आके कोई आपके रिसोर्सेज में शामिल होना चाहे तो फिर प्रॉब्लम जो है वो मेरा ख्याल है कि जन्म लेती है। नहीं, उस वक्त भी कोई नहीं हुई थी। अब सिथियंस जब आए हम्म। पहली सदी कबल मसीह के अंदर, तो राजा विक्रमजीत ने उनको रेजिस्ट तो किया। हम्म। लेकिन जब वो आके सिंध में आबाद हो गए और हम्म। ग्रीक्स ने सिंध को इंडो सिथिया कहना शुरू कर दिया कि यहाँ हम्म। इंडिया में इतने सिथियंस हैं कि ये मुल्क ही सिथियंस का कहलाना हम्म। शुरू हो गया। तो हमें कोई ऐसे कोई लड़ाई झगड़े तो नहीं दिख रहे। खाने पीने को वाफर था। वो लोग आके अपने गाय भैंस के साथ दरिया के किनारे पे रहना शुरू हो गए, डेल्टा में जाके आबाद हो गए। हम्म। ये जितने गोजरा या गुज इससे मिलते गुजरात या जाति जातली, ये जितने हैं, हम्म। ये गुजरों और जटों के आबाद किए हुए शहर हैं। और ये सिथियन कबीले थे। अच्छा, गुड गुड ग्रेट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री में। हमारा जो एक टाइम लाइन हम हल्की फुल्की आपसे जानने की कोशिश करें, बल्कि काफ़ी हल्की फुल्की नहीं, हैवी हो चुकी है, कि आगे फिर जो दौर आया वो किस किस्म का था। कि अलेक्जेंडर भी आ गया, उसके बाद कबीले भी आ गए। हम 200-300 साल का सफ़र मेरे ख्याल है तय कर चुके हैं। हम कोई 400 जो इरा है उसके अंदर पहुँचे हैं, 400 एडी। और ये ज़माना जो था ना, ये ज़रा अमन का दौर था। ये जो 500 साल थे ना, जिसमें पंजाब में वो कश्मीर के हिंदू शाही राजाओं का बोलबाला था। और सिंध में यानी 500 470-80 से वो राय ख़ानदान जो कि बुद्धिस्ट था, उनकी हुकूमत थी। तो यहाँ पे अमन था। अच्छा, अ, इस दौर में पंजाब में या सिंध में जो कि एक नेचुरल रिवर्स के जो फ्लो हैं उनके साथ जो ये इलाके बनते हैं, इनमें सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स थी, छोटी छोटी गवर्नमेंट्स थी, या कोई एक बड़ा राजा था उसके साथ छोटे छोटे राजवाड़े टाइप लोग अटैच थे? राजवाड़े थे। हम्म। और एक बड़ा बादशाह होता था। जैसे अलेक्जेंडर भी जब आया, तो वो आप एक बड़ा राजा होता था और फिर छोटे छोटे राजवाड़े थे। हम्म। ये जब अरब आए हैं उस जमाने में भी यही था। यानी राजा चच ने जब हुकूमत हम्म। संभाली है, कोई 600 सन 600 के लगभग, तो वो खुद तो जो बड़ा कैपिटल शहर था ब्राह्मणाबाद या रोड़ी हम्म। के पास, वहाँ होता था। उसने एक नई अपनी दारुल खिलाफा भी बनाना शुरू किया। हैदराबाद से कोई
50-60 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ। रावड़ उस शहर का नाम उसने और रखा। पंजाब में उस ज़माने में बड़ा शहर या बड़े शहर अदर देन मुल्तान कौन से थे? एक तो मुल्तान था। जी। लाहौर वॉज जस्ट कमिंग इन टू इट्स ओन, जिसे कहते हैं ना। लाहौर इतना बड़ा शहर नहीं था। हम्म। वो हम जो लाहौरी लोग हैं ना, वो हम बड़ा ज़बरदस्ती इसे 5-5 हज़ार साल पुराना बताने की कोशिश करते हैं। ये इतना नहीं था, ये छोटी सी आबादी थी। लाहौर पे तो सलमान साहब आपके साथ पूरा एक अलग से एक मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि वो उसमें भी बहुत सारी मैथ्स बहुत सारी मुबालगा आई हैं, जिस तरह की आदत है लोगों की बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की। तो लाहौर के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। वो लो का भी लिंक उसके अंदर आ जाता है, उससे लोग उसको हज़ारों साल पुराना बना देते हैं। तो अब हम इसी दौर के अंदर रहें तो पंजाब के बड़े शहर मुल्तान के अलावा, और मुल्तान की एक अहमियत है, वहाँ पे टेंपल था, वहाँ पे तिजारत थी, वहाँ की जो मेरा ख्याल है कि वो जो रिवर्स की लोकेशन है वो भी उसको एक अहम ट्रेडिंग सिटी जो है वो बनाती होगी। तो पंजाब में यानी कि मुल्तान को ही हम कह सकते हैं कि एक बड़ा शहर था जो कि तब से लेके शायद उससे पहले से लेकर अब तक जो है आबाद मुसलसल जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। मुल्तान था, तलम्बा था, टैक्सला था, सियालकोट था। और हम्म। ये सारे दरियाओं के ऊपर ही थे ना, हम्म। सियालकोट भी तो रावी के बिल्कुल नज़दीक। तो ये बड़े शहर थे। लाहौर भी बन रहा था, अब आ रहा था उसी तरफ। हम्म। लेकिन अभी वो शान शौकत नहीं हासिल की थी लाहौर ने। एक टाउन शायद हो, सिटी ना हो, जी। एक हाँ। कस्बा हो, बड़ा कस्बा हो सकता है, हाँ। सिटी ना हो। ओके। हाँ। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो जो अरबों की आमद है, राजा दाहिर का दौर है, 700s की अगर हम बात करें तो वो वाला जो एक टाइम पीरियड था फ्रॉम 500 टू दैट टाइम, दैट एरा, वो क्या था? वही चीज़ें चली आ रही थी कि बुद्धिज़्म भी है, हिंदुज़म शायद ज़्यादा डोमिनेंट हो चुका है, और ये खिता जो है उसी तरह राजों रजवाड़ों में बटा हुआ है, कोई सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं है। सिंध के अंदर जब अरब आए हैं ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो थी। अ, राजा चच ने, वो जो राय डायनेस्टी थी जो हम्म। 150 साल पहले से हुकूमत कर रही थी, हम्म। वो चच बड़ा स्कीमर आदमी था, बड़ा हम्म। स्मार्ट आदमी था, खुश शक्ल, खूबसूरत, वेल स्पोकन। लेकिन उसने वो साहसी राय जो बादशाह था, उसकी हम्म। बीवी उसके ऊपर आशिक हो गई, हम्म। सुहंदी। हम्म। तो वो उसने, मेरा ख्याल है वो इंट्रीग की, क्योंकि राजा मर जाता है और ये सुहंदी से शादी करके राजा बन जाता है। और उस वक्त हमें ये पता चलता है कि राजा फिर चच जो है ना, वो फिर सारे जो छोटे छोटे राजवाड़े हैं, हम्म। वो उनको कहता है कि भाई तुम लोग मेरे मातहत हो जाओ, मेरे साथ मिल जाओ। और जो नहीं होता उसके खिलाफ वो जंग भी करता है। ओके। तो हालांकि वो राजा था, और उसकी उस वो अपनी वो कहता है कि जी मैंने जाके वो जो जहां आज बलूचिस्तान और ईरान का बॉर्डर है ना, हम्म। निहंग नदी है। हम्म। वो कहता है मैंने उस नदी के ऊपर जाके खजूर के पेड़ लगा के अपनी सल्तनत की वो हदबंदी की। और फिर कश्मीर के साथ जाके उसने सल्तनत की हदबंदी की। यानी पंजाब भी सिंध की जो राजधानी थी उसका हिस्सा था। सही। अच्छा, यहाँ पे आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया और मेरे ज़हन में यही सवाल आ रहा था कि इस सारी हिस्ट्री में खैबर पख्तूनख्वा में हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, सिंध और पंजाब तो बहुत ऑब्वियस हैं। बलूचिस्तान में एक जो हम तारीख की जब हम बात करते हैं तो महरगढ़ से आगे आम तौर पर हम नहीं जाते। तो इस तमाम तर एरा में बलूचिस्तान की सिचुएशन भी अफ़गानिस्तान वाली ही थी कि रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, कोई अहम शायद बहुत अहम तिजारती रास्ते वहाँ से नहीं गुजरते, क्या सिचुएशन थी? बलूचिस्तान आमतौर पर बिल्कुल एक साइड पे चला जाता है इस तमाम तरेरा में। बलूचिस्तान में जो कुछ इलाके थे जहाँ पे के खाने पीने को वाफर था। अ, जैसे अगर मैं स्पेसिफिकली लूँ, मूला पास एक है खुजदार हम्म। और सिंध के दरमियान। तो वहाँ पे वो बड़ा वेल वाटर्ड हम्म। वैली है, वो बड़ी अमीर थी, लेकिन पहुंचना मुश्किल था। हम्म। इसी तरह और बहुत सारे इलाके भी थे जो कि ठीक थे। लेकिन बाकी तो बलूचिस्तान एक रेगिस्तान था। हम्म। मकरान बिल्कुल बेआब हो गया, खारान,
वाशुक, पंजगोर। पंजगोर एक अमीर शहर था क्योंकि रक्षा नदी पास से गुजरती है, हम्म। तो वो अमीर शहर था। हम्म। लेकिन ये सारे ईरान के हम्म। इन्फ्लुएंस के अंदर था, बलूचिस्तान का ये सारा इलाका। सही। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अरब इन्वेजन की तरफ। वो अगर उसको हम बहुत डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपसे फिर किसी दिन टाइम लेंगे। सिर्फ अगर हम मुख्तसरन तब से लेके जो इस मिलेनियम है इसके एंड तक, यानी कि 1100 से पहले पहले तक के हालात क्या थे। अरब आए, इन्वेजन हुई, लड़ाई हुई, कब्ज़ा हुआ, और उसके बाद फिर हमने देखा कि वो मुल्तान तक गए। तो ये ज़रा एक दौर अगर आप हमें थोड़ा सा इसको मुख्तसरन या जिस तरह से आप चाहें अगर बताएं तो। अ, अरब आए तो वो कहा जाता है ना कि उस वक्त ये था कि ये मुल्क बटा हुआ था। बादशाह ब्राह्मण था, हम्म। चच का बेटा डाहर जो था वो हम्म। ब्राह्मण था, बाप भी ब्राह्मण था। रियाया वो थी बुद्धिस्ट। और आप देखेंगे वो जब देवल पे पहुंचे हैं, भंबोर पे, तो वो बुद्धिस्ट निकल आए। वो सारे फिफ्थ कॉलमिस्ट थे। वो निकल आया बाहर के, भाई ना मैं दरवाज़ा खोल दूंगा, हम्म। आपने अंदर आ जाना है, आपने ये करना है, आपने हम्म। ये शहर अगर जीतना है तो आपको ये करना पड़ेगा। हम्म। अब, हैदराबाद में भी यही हुआ, सेवन में भी यही हुआ। तो अ, वो इस तरह से उन्होंने अरबों का साथ दिया। और ये कहना कि जी मोहम्मद बिन कासिम ने बड़ा अच्छा सलूक किया, वो कोई नहीं किया। उसने मसलन जैसे देवल में 5-6 हज़ार बंदा कत्ल किया। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं मतलब बहुत अच्छा सलूक किया या बहुत बुरा सलूक किया, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो लोग किस्से कहानियों पर चले जाते हैं फौरी तौर पर, अच्छे सलूक के भी हक में और बुरे सलूक के भी हक में। तो मैं आपसे ख़ास तौर पर ये जानना चाहूँगा कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो हमें कौन से हैं, या हमें कौन सी चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि भाई अच्छा सलूक किया गया या बुरा सलूक किया गया। या फिर लोग अरब इन्वेजन के बारे में लोग ये समझते हैं कि एकदम अचानक किसी को ख्याल आया और उठ के उसने हमला कर दिया। हालांकि वहाँ बसरा से चलना, यहाँ पहुँचना, जहाज़ों में आना या लश्कर के साथ आना, डेफिनेटली उसके लिए प्लानिंग हुई होगी उधर भी और इधर भी। ये जो मोहम्मद बिन कासिम आया था ना, हम्म। हमें बताया नहीं जाता। ये छठा हमला था, 5 हमले नाकाम हुए थे हम्म। अरबों के। हम्म। और रीज़न क्या यानी था हमलों का? हाँ, रीज़न क्या था हमलों का? कोई मतलब दो नेबरिंग जो स्टेट्स कह लें या हुकूमतें कह लें, उनकी आपस में चपकलिश थी, तिजारती मफादात थे, पॉलिटिकल मफादात थे, या इन सब का मिक्सचर था? एक्सपेंशनिज्म था। और ये मेरा ख्याल है बहाना। हर हाँ, हर हर जो इमर्जिंग ताकत होती थी उस ज़माने में, अब तो एक्सपेंशनिज्म को बुरा समझा जाता है, ये सबका मिजाज होता है, चाहे वो अलेक्जेंडर हो, चाहे वो अशोका हो। ये हमने जो उभरती हुई पावर्स हैं उनका मिजाज होता है एक्सपेंशनिज्म, या उनकी एक हाँ, सिफ्त होती है। हाँ, ये बिल्कुल। है। तो ये जो यानी पहला हमला जो सिंध के ऊपर हुआ था वो 634 में हुआ था। हम्म। ठीक है। और उसके बाद फिर 700 नहीं तक हम नहीं, आते हैं फिर 5 हमले और हुए। मुसलसल। हाँ, होते रहे हम्म। और काफी अरसे के लिए। हम्म। हत्ता के हजरत उस्मान रजी अल्लाह ने या हजरत उमर ने ये भी मना भी कर दिया कि भाई ये मत करो, वहां जाके हमें नुकसान बड़ा होता है। हम्म। और फिर अगर आप चचनामा पढ़ें तो और बल्कि अहमद बिलाल, चचनामा जो है वो भी एक मुसलमान ने लिखा हुआ है। हम्म। और अहमद बिलाजरी भी मुसलमान था जिसने फतहुल बुलदान लिखी है, और उसकी जो बेसिस हैं वो चचनामा ही हैं। सही। ठीक है। वो उसमें ये लिखा हुआ है कि हज्जाज बिन यूसुफ ने जब खलीफा मरवान था ना, जी जी। उसको कहा कि जी वो हमने हम हमला करना है सिंध पे, तो उसने कहा कि नहीं भाई नहीं, बड़ा नुकसान होता है, हमारा बहुत माल और इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। तो उसने कहा कि मैं इतना माल ला के दूंगा कि तुम हैरान हो जाओगे। हम्म। ये चिट्ठी प्रिजर्व्ड है चचनामे में। गुड। अच्छा सर, ये इन्वेजन हो गई मोहम्मद बिन कासिम की, और उसके बाद फिर जो दोनों तरफ से ट्रेजेडीज हुई उसका अपना अंजाम हुआ। जो अरब इन्वेजन के बाद यहाँ पर सूरत हाल क्या थी? उनके गवर्नर्स थे, अमीर थे, वो जो अगले 200-300 साल हैं वो किस तरह के गुजरे इस खत्े के? वो उनके वो मुल्तान पे वो किरामता का एक हमला भी आता है, वो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि वो क्या था। हाँ, वो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, बल्कि ओके। बिल्कुल ही नहीं पढ़ा।
लेकिन ये हुआ कि वो उनके गवर्नर्स थे, टैक्स हम्म। कलेक्शन होती थी, लोगों को मुसलमान किया जा रहा था, या जिजिया लिया जा रहा था उनसे। हम्म। वो क्रांति जो है ना, उनका मुझे सही नहीं पता कि हम्म। क्या। तो सर इस दौर में वो जो लोकल ट्रेड थी या लोकल सनत थी, क्राफ्ट्स थी, वो बरकरार रहे, लोगों को वो चीज़ तो डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि ये तो दौलत तो वहीं से इकट्ठी होती थी या टैक्स तो वहीं से इकट्ठा होता था। नहीं, हमारे यहाँ ये जो थी ना, मैन्युफैक्चरिंग बहुत हम्म। ज़्यादा थी। यानी वो अरबों के आने से डिस्टर्ब नहीं हुई, अरबों ने आके उसको छेड़ा नहीं। अरबों ने, हुजाज बिन यूसुफ ने उसको कहा था मोहम्मद बिन कासिम को कि आर्टिजन जो है ना, उन्हें कुछ नहीं कहना। गुड। क्योंकि इतनी समझ तो अरबों को भी थी कि हम्म। आर्टिजन्स मतलब कुछ प्रोड्यूस करेंगे, कुछ हम्म। मैन्युफैक्चर करेंगे तो हम्म। पैसा आएगा ना। सही सही, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद यहाँ की जो लोकल सनत है, ये लोकल पॉपुलेशन है, सिवाय जिजिया या इस्लाम के अलावा एज सच उनको उस तरह से डिस्टर्ब नहीं किया गया। नहीं। थैंक यू सलमान साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत ज़बरदस्त मिशन ली और आई होप कि नेक्स्ट टाइम भी हम इसको जारी रखेंगे। नेक्स्ट कुछ सीरीज़ आपके साथ मज़ीद इसको लेकर चलेंगे। तो व्यूअर्स, आपने देखा किस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट एरा जिसको आमतौर पर हिस्ट्री में नज़रअंदाज कर दिया जाता है, मुसलमानों की आमद से पहले, सिकंदर आज़म की आमद के बाद इस खित्ते के अंदर जिसमें हम रहते हैं, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, इसकी क्या सूरत हाल थी, सलमान साहब ने उसको बहुत अच्छे अंदाज के अंदर, बड़े मुख्तसर अंदाज के अंदर बताने की कोशिश की और हमने भी आपके साथ उसमें बहुत कुछ जानने की कोशिश की। तो उम्मीद है कि ये सिलसिला हम जारी रखेंगे और हिस्ट्री के दीगर जो पहलू हैं उनसे रिलेटेड गहरी गहरी बातें आपको बताते रहेंगे।